ओके। तो हम लोगों ने एक चरण तो प्राप्त कर लिया है, जिसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई इस प्रश्न का मुख्य डिमांड क्या है ना। जी और सर। मुझे अभी पता है कि एक बार में आ जाना चाहिए। मैं और मेरे और आपके विचार एक साथ एक ही पेज में गिरने चाहिए। इसमें एक पेज में गिरने चाहिए, मतलब हम दोनों का विचार मिलना चाहिए इस बात पर। तो ट्राई करो तो आप लोग की क्या लगता है कि इस शिक्षा। हाँ। शिक्षा। ओके। सर आपका आपका जोखिम शिक्षा के ऊपर बताना है। मैं आपदा जोखिम शिक्षा, उदय ने बोला है। अच्छा, प्रेरणा का क्या पॉइंट है? प्रेरणा। सर शिक्षा से छात्रों के बीच तैयारियों और लचीलापन की संस्कृति कैसे विकसित हुई है सर? अच्छा, तो जो मेरा शिक्षा में सर मानना है। हाँ, उदय कुछ बोल रहे हैं? उदय बहुत सर। नहीं बोल रहे। अच्छा, जो मेरा मानना है कि इसमें ये प्रश्न आपदा जोखिम में तो है, पर वो मुख्य नहीं है। ये है स्कूल पाठ्यक्रम की मुख्य धारा, है ना। उस मुख्य धारा में आपदा जोखिम शिक्षा का कितना मतलब किस हद तक लाया गया है, और वो कहाँ तक कामयाब हुआ है, और कहाँ तक उसमें सीमाएं हैं, मतलब वो कहाँ तक विकसित होने में प्रभावशाली नहीं रहा। फिर से देखते हैं ना, देखते हैं कि हम लोग दोनों अलाइन करते हैं कि नहीं। तो मेरा मानना यह है कि इस प्रश्न का जो मुख्य डिमांड है, वो हमें भारतीय शिक्षा की जो मुख्य धारा है उसका विस्तार से हमको पैमाना बनाना पड़ेगा। और फिर उस पैमाने पर हमको देखना होगा कि भारत सरकार ने आपदा जोखिम शिक्षा को कितने दूर तक पहुंचाने की कोशिश करी है, वहां तक वो कितने दूर तक इस कोशिश में, इस तैयारी में सफल रहे, है ना। और कहाँ तक वो उनकी जो गैप रही, मतलब सीमाएं रही, लिमिटेशन रहे। ठीक है, सर हम इस लाइन का क्या मीनिंग है सर, कि बीच तैयारियों और लचीलापन की संस्कृति विकसित करने? हाँ, लक्ष्य मतलब कि इसमें ये पूछना चाहते हैं कि कितने दूर तक एडेप्टिबिलिटी रहे, माने कितने दूर तक जो छात्र हैं इसको समझने में मतलब तुरंत एडेप्ट कर पाए। मतलब जी सर। वो जैसे ही वो उसको डाला गया, तो ये तो नहीं कि उनके ऊपर बोझिल हो गया, उसमें वो एडेप्टिबिलिटी आई कि नहीं, है ना। जी सर। उनके जी सर। कार में वो चीज, उसके संस्कृति में ये चीज विकसित हुई कि नहीं, जी सर। है ना। मतलब किताबी भाषा तो नहीं रह गई ये, इसमें कुछ विस्तार हुआ कि नहीं। जी सर। हाँ, मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो पहले चल रहा था उसके बाद जो बदली चीजें वो उन्होंने कितनी अडेप्ट की, मतलब कितने वो। एग्जैक्टली। हाँ, जो बदली आई उसमें एडेप्टिबिलिटी दो तरह से, कि कितनी फास्ट है, लचीलापन तो वही होता जी सर। है ना। और उसकी सांस्कृतिक विकसित करने में कितना प्रभाव, मतलब, और वो उनके मेन कैरेक्टर में कैसे वो डेवलप हो पाया। जी सर। ठीक है ना। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि इसका जो मुख्य प्रश्न है, इसमें हमें स्कूल पाठ्यक्रम का जो मुख्य धारा है उसके बारे में देखना है। और वो मुख्य धारा के बड़े पैमाने पर हमें उसका पहले डायमेंशंस देखना है ना। तो चलो मैं इसको पहले, तो अभी आप मत मानो कि मैंने जो बोला है वो सत्य है। मैं इसका थोड़ा सा बाइफरगेट करके देता हूँ, फिर हम लोग वापस देखेंगे, देखेंगे कि क्या ये प्रभावशाली हो रहा है कि नहीं ना, काम कर रहा है कि नहीं। जी सर। क्योंकि ये जो हमारा मीटिंग है ना, ये जो डिस्कशन है, ये टीचर स्टूडेंट डिस्कशन नहीं है, ये मेंटोर एस्पिरेंट्स का डिस्कशन। तो आप लोग को भी डिस्कशन करना है। हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं, ये नहीं कि पढ़ने के लिए आए हैं।
तो जब आप चर्चा करोगे ना, जैसे मैंने बोला चर्चा करो, तो उससे क्या होता है, आप मेरे से सीखने नहीं आओगे, आप मेरे से एक जिम्मेदारी ले करके आओगे कि नहीं नहीं हमें इस चीज को ना मतलब एक, जैसे आप बोलोगे नहीं मेरे को आईएएस बनना है, या मैं बोलता हूँ एस्पिरेंट हो, तो आप ना एक जिम्मेदारी के साथ जुड़ोगे कि मुझे ऐसा करके अपने आंसर में इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप स्टूडेंट बने रहोगे तो आप केवल वो विचारधारा के साथ आओगे, नहीं मुझे सीखना है बस, वो आपके दिमाग तक ही रह जाएगा, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो एस्पिरेंट बनना है हमें ना। चलो, तो जी सर। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि इसमें मेन स्ट्रीम एजुकेशन को देखना है हमें ना, जी सर। स्ट्रीम एजुकेशन। अभी पलट के देखेंगे इस प्रश्न को, हम सक्सेसफुल हो रहे हैं मेन स्ट्रीम एजुकेशन। तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, मुख्य धारा, मुख्य धारा शिक्षा पाठ्यक्रम, शिक्षा पाठ्यक्रम। अब देखो ये यहीं से मैं बोलता हूं कि जो ये हमारा कार्यक्रम है, सबको लगता है कि नहीं नहीं ये एडवांस एडवांस है, ये हमारा जो कार्यक्रम है ना, बिल्कुल फंडामेंटल कार्यक्रम। तो अब हमें इसको डायमेंशंस निकालने हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा जोखिम शिक्षा इसमें आया है कि नहीं। तो इसमें जो मेन है वो है मुख्य विषय, इसके है ना, मुख्य विषय वस्तु, सबसे पहले जो करिकुलम है ना, विषय वस्तु को इसमें कौन कौन से मुख्य विषय हो जाते हैं, तो मुख्य विषय हो जाते हैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, यही हुआ ना, मैथ्स साइंस, मैथ्स साइंस ये मुख्य विषय हो गए इसके, है ना। जी सर। फिर साइंस, फिर भाषाएं, इसकी जो लैंग्वेज होती हैं, ये हमारे मुख्य। तो हम देखेंगे क्या इसके करिकुलम में इसका लक्ष्य बनाया गया है कि नहीं? ठीक है, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, तो मैथ्स में तो नहीं बना सकते, पर क्या जब एक्सरसाइज दे हम न्यूमेरिकल वैल्यू में, उसमें मैथ्स में जो एग्जांपल दें उसमें भी तो बना सकते हैं ना, तो बच्चा कहीं ना कहीं टेस्ट तो करता रहे, तो हमें इस तरह जी से तो देखना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि ये तो ठीक है कि चलो हमने सब्जेक्ट के बेसिस पे देख लिया कि कोर सब्जेक्ट ये है हमारा। फिर जो सेकंड है टीचिंग मैथोडोलॉजी, टीचिंग मेथड्स, मुख्य धारा तो यही होता है ना टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड्स क्या क्या हो सकता है, एक्टिविटी, किताबों में कितनी एक्टिविटी है और जो स्कूल में कितनी एक्टिविटी है ना। फिर जो स्कूल में जो हमारी मल्टीमीडिया है जितना, उसके लिए कितना कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर टीचिंग मेथड मल्टीमीडिया में, है ना। फिर हम लोग कितने जगह विजिट कर रहे हैं जानने के लिए, स्कूल स्कूल विजिट लेके जाती है टीचिंग में, है ना, सिखाने के लिए। जैसे मेरी बेटी पढ़ती है तो उसको स्कूल में लेके जाते हैं, और मैंने देखा हूँ, मैं सरप्राइज था, पहले दिन तो लगा ये पार्क में क्यों ले जा रहे हैं। तो एक पार्क है दिल्ली से थोड़ा सा दूर बाहर में, बहुत बड़ा पार्क है सरकार का, उसको जापानी पार्क भी कहते हैं, ऐसे कुछ पार्क कहते हैं। तो पार्क घुमाने ले गए, तो जब मैं पूछा कि पार्क में क्या सिखाया, तो उन्होंने बताया वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट था वो दिखाया। तो कितना अच्छा कार्यक्रम था। फिर मैंने बोला अच्छा अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? अब देखो देखने से बच्चों का क्या होता है कि और कॉन्सेप्ट लंबे समय तक बैठता है। उन जी सर। वाटर को, जितने रेन वाटर है उन सबको एक जगह कलेक्ट करके सुरक्षित रूप से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, वो समझ गए बच्चे, उनको इस तरह से दिमाग में बैठाया गया। तो वो कार्यक्रम यहाँ पे होता है ना। फिर मुख्य शिक्षा में, मुख्य धारा में और क्या होता है, को करिकुलम जो होते हैं, को करिकुलम समझते हैं, करिकुलम तो हमारा है ही, ये करिकुलर एक्टिविटीज तो होता है, एक को करिकुलर एक्टिविटीज होता है। को करिकुलर माने इससे मिलता जुलता है। उसमें क्या होता है कि मॉक ड्रिल सिखाया जाता है, कभी कभी मॉक ड्रिल स्टार्ट हो जाता है। ड्रिल समझते हैं ना, छोटा छोटा प्रैक्टिस कराया जाता है सेफ्टी का, जी सर। जी जो अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में ड्रिल हो रहा था वो। फिर स्टूडेंट क्लब्स कहीं कहीं बनाए जाते हैं, मैंने पढ़ा, आपके केस स्टडीज में दिया हुआ है स्टूडेंट क्लब्स। फिर उसके बाद इस क्लब के अलावा जो हमारे उसमें होता है फील्ड विजिट, जो मैंने अभी बताया,
इसमें भी हमें फील्ड विजिट कराते हैं, फील्ड विजिट कराते हैं इससे, है ना। तो ये हमारे अच्छा। करिकुलम उसके बेसिस पे। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत जो डायमेंशन होता है, मैं थोड़ा इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन को करेंगे। इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन मतलब कि सरकार के खुद के, मतलब शिक्षा जो उसकी संस्था है उसकी खुद के जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग हुआ, ये सारे चीज हमारा प्रोग्राम उसमें माना जाता है। और स्कूल का खुद का अपना एक जो प्लान है उसको हम लोग करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, एक एज अप्रोप्रिएट, देखो शिक्षा में इसमें डाल रहे हैं कि हर ग्रेड में इंटीग्रेशन, मैंने हर इस जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है, ग्रेड इंटीग्रेशन जो बोलते हैं उसको, इसमें उनकी वो हो रहा है कि नहीं। जैसे प्राइमरी स्कूल में तो स्टोरी बेस्ड कुछ चीज आ रहा है कि नहीं। प्राइमरी स्कूल में स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि स्टोरी बेस्ड एजुकेशन, जो कहानी है उसमें इस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग को समझाया जा रहा है कि नहीं। जी। फिर जो मिडिल स्कूल होता है, मिडिल मतलब प्राइमरी सेकेंडरी जो 6 से ऊपर हो गए, इनको किस तरह से ये कोई रोल प्ले, जो उनका स्कूल का वो होता है कार्यक्रम, उसमें कुछ चीज रोल प्ले करा रहे हैं कि नहीं उनको, है ना। तो जी। उसमें रोल प्ले के जैसे उसको समझाएं वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। सीनियर्स को क्या कर सकते हैं, जो सेकेंडरी में, और ये भी कर सकते हैं, सीनियर स्कूल होंगे तो उनको स्पेशल सब्जेक्ट डाल दें उसमें, कि आपको स्पेशलाइजेशन करना है कि नहीं। अब जैसे मैंने देखा कि आजकल शिक्षा में बहुत सस्टेनेबिलिटी में मास्टर्स मास्टर्स इन सस्टेनेबिलिटी, बड़ा अच्छा लगा मुझे, कोर्स है ये सस्टेनेबिलिटी। तो इस तरह से चीजों को उन्होंने डाला है यहाँ पर। तो देख रहे हो आपकी कितना। और फिर करिकुलम में कि अब जो उनका वर्नाकुलर वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उस पे भी ये चीज है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। तो आपने, हाँ, स्पोर्ट्स, वेरी गुड उदय, यस। स्पोर्ट्स में भी हम अगर कुछ चीज, ऐसा चीज वो करिकुलम में एक्स्ट्रा, यहाँ करिकुलम है ना, इसमें हम लोग कर सकते हैं, इसमें स्पोर्ट्स में। तो पहले तो हमें ना इस पैमाने पे आकर के और फिर जो काउंसलिंग होती है वो भी तो एक तरह की चीज है ना, कि हर एज के लिए काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जिसमें कि वो एक तरह का इमोशनल इंटरेक्शन होता है, इमोशनल इंटरेक्शन, है ना, काउंसलिंग। तो ये तो हुआ हमारा मुख्य धारा। अब इस मुख्य धारा में हमें क्या करना है कि देखना है कि कहाँ और किस हद तक। अच्छा, इसमें देख लो तो कोई आपको ऐसा शब्द है जो दिक्कत हुआ आप लोग को समझने में अभी तक मुख्य धारा में, नो सर। नो सर। है ना। अब इस मुख्य धारा में हम देखेंगे कि किस हद तक जोखिम शैक्षिण जो करिकुलम है उसको डाला गया है, और कहाँ तक सफल हुए हैं, कहाँ तक सफल नहीं हुए। तो अब मैं इसको रेड पेन से कर लेता हूँ, तो हम लोग थोड़ा सा अंदाज देखेंगे। अच्छा, अब मैं जो भी चीज आपको बता रहा हूँ, मैं ये अपने ज्ञान से नहीं बता रहा हूँ। मैं आपके टॉफी नोट्स जो मैंने आपको शेयर किया है इस सेक्शन, इस हमारे जूम सेशन से पहले, मैं उसी से ये चीज निकाला हूँ। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि उसको इग्नोर नहीं करना है कि हमें एग्जाम हॉल में मिलेगा नहीं मिलेगा, पर हम तो तैयारी कर रहे हैं ना, हम तो अपना काम कर रहे हैं। आप धीरे धीरे करोगे तो आपकी सोच में, आपकी भाषा में, आपके लैंग्वेज में वो आपका आधार बन जाए। तो अभी क्या है कि इस संदर्भ में सरकार ने कुछ किया है चेंज यहाँ पर मुख्य धारा में। उन्होंने पूरा अपना नेशनल करिकुलम ही भेज दिया। अभी तक क्या था कि जो सीबीएसई बोर्ड था, वो नेशनल करिकुलम नेशनल करिकुलम में 2005 को यूज करता था। पर अभी क्या हुआ कि नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है वो 2003 में अमेंडमेंट 23 में अमेंडमेंट हुआ, और उससे क्या हुआ है, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 के जो जितने मेन संदर्भ हैं उसमें डाल दिया गया है। और इसीलिए अब हर किताब में हमें टाइप्स ऑफ डिजास्टर के बारे में बताया जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ बताना ही पड़ेगा
टाइप्स ऑफ डिजास्टर के बारे में बताया जा रहा है, कम्युनिटी रोल के बारे में किताबों में बताया जा रहा है ना, प्रिपेयर्डनेस के बारे में, ये प्रिपेयर्डनेस क्या होता है इसके बारे में, प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताया जा रहा है क्लास 10। और इसमें थोड़ा सा हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि हम इस तरह से चीजों को क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो हुआ सफलता, इसकी विफलता क्या हो सकती है? कि विफलता ये बता सकते हैं कि देखो, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी जा रहा है, पर उसमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अभी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये हमें ऐसे सोचना पड़ेगा, ऐसे ना, मतलब समानता नहीं है, इसलिए क्या है, लोग उसमें क्या है कि डिग्री ऑफ सीरियसनेस डिफरेंट हो जाता है। ये देखो, ये मैंने ओपिनियन से निकाला कि अगर समानता नहीं है तो लोगों का जो किसी संदर्भ में जो गंभीरता है वो अलग अलग हो जाएगी, है ना। और अभी तक क्या है कि चूंकि ये प्रोसेस है, तो अभी 30% विषयों में इसको महत्व दिया गया है। ये पूरी तरह से अभी करिकुलम में किसी किसी जगह हुआ है, किसी किसी जगह नहीं हुआ है, इस तरह से चीज कर सकते हैं। फिर जब हम एक्टिविटीज की बात करेंगे, तो इस एक्टिविटीज में बताएंगे, देखो कि एनडीए में किसी किसी जगह अपने रोल लेकर स्कूल में आता है। और ये आपके केस स्टडीज में अभी हुआ क्या था, ये एनडीए में केवल स्कूल में नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही आता है। और उसमें उन्होंने बताया कि भाई 100 नंबर तो पुलिस का है, फायर ब्रिगेड का क्या नंबर है और क्यों रखा गया है, वो इन सब के बारे में बताया गया था। एम्बुलेंस के ये नंबर क्यों होता है कॉल करने के। फिर सबके बारे में बताया गया कि भाई, आपको पता है एम्बुलेंस कभी सही वर्ड नहीं लिखा रहता है एम्बुलेंस की गाड़ी में, ऐसा आपने नोटिस, जी। उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस। जी सर जी। और वो आइडिया होगा आपको क्यों लिखा रहता है उल्टा। सर क्योंकि पीछे वाली सबसे गाड़ियों को वो सीधा दिखता है सर। हाँ एग्जैक्ट, आगे वाली गाड़ी को सीधा दिखता है, अगर पीछे। जी वेरी गुड। तो इस तरह से ना आपको यहाँ पे बताना होगा कि देखो स्कूल में क्या है कि एनडीए में सपोर्टेड मॉड्यूल को बनाया जाता है, ये आपकी उसमें है। और इसमें दिया गया कि केंद्रीय विद्यालय इसके लिए बहुत हद तक पायलट प्रोजेक्ट को चला रहा है दिल्ली सेंट्रल बोर्ड के साथ, ये सब चीज में है ना, तो इस चीज को बताना है। पर यहाँ पे चुनौती क्या है? चुनौती, दिल्ली में तो ठीक है, चलो सक्सेसफुल है, रूरल एरिया में सक्सेसफुल नहीं है, ऐसे बातें करनी है, है ना। दूसरी इसकी चुनौती ये भी है कि टीचर तो भाई ज्ञानी है, पर क्या वो आपदा प्रबंधन के ट्रेनर भी हैं क्या? टीचर कैपेसिटी पे भी एक थोड़ा सा सवाल उठा देना आप, है ना। ये आपके टॉपिक नोट्स में पहले से दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से चीजों को यहाँ पे आप कर सकते हो। अब देखो को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में, जैसे कुछ ड्रिल के बारे में ये करें, तो मैंने, अगर आप देखोगे तो उसमें दिया हुआ है कि गुजरात गुजरात सरकार जो है ना, एक सीड प्रोग्राम चलाती है, सीड्स प्रोग्राम। इस सीड्स प्रोग्राम के तहत क्या है, वो केवल गुजरात और उड़ीसा दोनों जगह होता है ये, क्योंकि दोनों साइक्लोन से वो है ना, तो उनके यहाँ ड्रिल प्रोग्राम चल रहा होता है, सेफ्टी किट्स की औचित्य को बताया जाता है ना। तो इन दोनों की चीजों को बताया जाता है। और सबसे अच्छी बात है, ये क्वार्टरली बेसिस पे चलता है, क्वार्टरली बेसिस पे। और इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत, जब आप पढ़ोगे टॉपिक नोट्स, तो उसमें दिया है कि ये बहुत क्रिएटिव चीज है। और एक क्लब बना के छोड़ दिया गया है, क्लब हमेशा उसको साइकिल करती रहती है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे बताना कि देखो, ये तो सफलता तो ये है कि स्कूल वाले अब नए नए तरीके से और अपने राज्य विशेष आपदा के लिए ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। पर फिर भी ये क्या है, इसकी सीमाएं कमजोर हैं, क्योंकि ये कुछ ही सम स्टेट्स में ये चल रहा है, सम स्टेट्स में, है ना। और दूसरी चीज, ये बहुत इनफ्रिक्वेंट भी, इनफ्रिक्वेंट भी, इनफ्रिक्वेंट का मतलब बहुत ज्यादा नियमित नहीं, है ना। तो उस तरह से चीजों को हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि देखो लचीलापन भी दिख रहा है ना इसमें, कि देखो कुछ लोग तो इसमें फटाक से चेंज कर रहे हैं। लचीलापन क्या है, जो विशेष तरह से क्रिएटिव होकर के काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर जब हम इंस्टीट्यूशनल चीजों के बारे में बात करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन में पता चलता है कि नहीं नहीं, जो एनडीएमए है, वो स्कूल के साथ इंटीग्रेट होकर के टीचर्स को भी क्या कर रही है, मैंडेटरी तरीके से बना के रखा है। कुछ कुछ बोर्ड में सीबीएसई, है ना, केवीएस, एनवीएस,
जितने भी वो हैं स्कूल्स हैं, दिल्ली के जो स्कूल्स हैं, उनको मैंडेटरी तरीके से एक डिजास्टर क्लब के रूप में जोड़ के रखा है ना। और वहां पर क्या है कि टीचर बेस्ड एंड स्टूडेंट बेस्ड पार्टिसिपेशन को कंपलसरी करके रखा है। ये एक तरह का इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग सिस्टम है यहाँ पर। अब असफलता क्या है इसमें कि ये जो मैंडेटरी वर्ड मैंने जो बोला, बाध्यता, ये कहीं कहीं बाध्यता की जो आयाम है वो कमजोर पड़ जाते हैं। इसी चीज को आपको उठा करके सारी जगह बताना है। फिर जब हम एज बेस्ड आएंगे, एज बेस्ड प्राइमरी स्कूल में, तो हम बोलेंगे देखो प्राइमरी स्कूल में चलो स्टोरी तो है, पर ये बातों में सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल मतलब कि बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में आएगा वो डिजास्टर को ज्यादा देखेगा कि वो ट्रेन चली छुप छुप वाली कहानी ज्यादा देखेगा। वो तो है ना, उनका तो चॉइस रहता है ना बच्चों का, उसमें तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते। हम उनको थोड़ी बोलेंगे भूकंप हो रही है, तो उनको तो हरा रंग ज्यादा तो चीजें भी सुपरफिशियल है, उस तरह से चीजें नहीं जो कि बच्चों को अट्रैक्ट कर पाए, है ना। तो इस चीज को लेकर के अभी भी चुनौती बनी हुई है यहाँ पर। तो इसी तरह सफलता क्या है कि चलो अब कि नए नए वीडियोज आ रहे हैं, उसमें इसके बारे में बताया जा रहा है, डिहाइड्रेशन के बारे में बताया जाता है, सारी चीज को बताया जाता है, पर इसमें है क्या कि एक एडवांस लेवल का अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से चीजों को यहाँ पे करना है। फिर हम देखेंगे कि चलो कुछ वर्नाकुलर लैंग्वेज के बेसिस में क्या है, उड़ीसा असम जहाँ पे ज्यादा चीज आता है, तो ये लोग तो काफी काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आपदा बहुत बड़ी चुनौती है, पर जो बाकी स्टेट है वो सुस्त पड़े हैं। तो हम फिर से यहाँ से ये बोल सकते हैं कि देखो किनारे कोस्टल एरियाज में, और वो भी कुछ स्पेसिफिक डिजास्टर के लिए बातें तो सही चलती हैं, फिर उसके बाद ये बातें नहीं चलती बाकी जगह, है ना। फिर जो काउंसलिंग है जो मैंने बोला, एक साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस होता है कि चलो बहुत सारे एनडीएमए के, अब यहाँ एनडीएमए को थोड़ा सा अच्छे से देखना कि एनडीएमए क्या क्या काम कर रहा है। फर्स्ट एड प्रोग्राम चला रहा है, साइको सोशल प्रोग्राम चलाता है, पर ये क्या है कि स्ट्रैटेजिकली ये बहुत जगह स्टेट करिकुलम में नहीं जुड़ पाया है ये कार्यक्रम। तो ये बातें मेरी क्लियर हो पाई कि थोड़े से अब चलो इसमें प्रश्न को देख लेते हैं ना। इस प्रश्न को, प्रश्न क्या था, यहीं पे पढ़ लें प्रश्न को, क्योंकि मैं तो चेंज करूंगा तो बातें अटक जाएंगी इसमें। तो प्रश्न क्या था, प्रेरणा पढ़ो आपकी। मैं पढ़ दूं क्या सर प्रश्न? 1 मिनट, मेरे आस पास थोड़ी आवाज आ रही है, इसलिए इसलिए नहीं बोल दीजिएगा। एक अच्छा मिनट तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे लगा देता हूँ, तो प्रश्न देखते हैं। नहीं सर, मैं अच्छा कोई बात नहीं, देखो आगे, चलो फिर से देखते हैं। पढ़ू भारत सर। भारत के स्कूल पाठ्यक्रम में आपदा जोखिम शिक्षा को किस हद तक मुख्य धारा में लाया गया है, और यह छात्रों के बीच तैयारियों और लचीलापन की संस्कृति विकसित करने में कितना प्रभावी रहा है। तो हमारा आंकलन सही रहा जी। जी सर। ना। तो हमारा क्या चीज है, भारत की जो स्कूल की जो मुख्य मुख्य धारा है उसमें आपदा जोखिम शिक्षा को कितने दूर तक उसका प्रसार किया गया है ना। सफलता कहाँ तक मिली है, विफलता कहाँ तक मिली है। तो देखो यहाँ पे मैं आप सबको फिर से बोलना चाह रहा हूँ इस, अच्छा ये पहले मैं तो बताओ, ये उत्तर आपको लगता है कि रेलेवेंट है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है? शायद। हाँ जी मतलब सर, पूछा जा सकता है। हाँ क्यों पूछा जा सकता है बताओ। क्योंकि चलो मैं बता देता हूँ, सर, क्योंकि हाँ बोलो। जी सर। नहीं सर, आप बताइए। नहीं आप बोलो, तभी तो आपकी तार्किक क्षमता इंप्रूव होगी ना, वास्तविकता को सामने रख करके।
क्यों हो अभी सकता इतने ज्यादा हाल ही के टाइम पे सर एक तो डिजास्टर्स हमने इंडिया में बहुत फेस किए हैं। है? और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये पॉलिसी मेजर का भी तो एक इश्यू है ना। गवर्नमेंट पॉलिसी से बेसिस के बेसिस पे ये प्रश्न बन सकता है ना। जी सर। शिक्षा शिक्षा जो नीति होती है उससे रिलेटेड है ना ये। आपको इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट जो कंट्री का जो कंसर्न है इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो बिल्कुल ये प्रश्न बन सकता है ना। क्योंकि ये देखो, ये शिक्षा नीति से रिलेटेड है, गवर्नमेंट पॉलिसी से, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू से रिलेटेड है ये। और इसको जानना जरूरी है एक अभ्यर्थी को। अभ्यर्थी को केवल ये नहीं जानना है कि किताबों में क्या दिया हुआ है ना। अभ्यर्थी को ये जानना है कि भाई हमारा समाज किस प्रॉब्लम से ग्रसित चल रहा है। हमें अवेयर रहना है इस चीज को लेकर के कि आपदा प्रबंधन ने स्कूल के लेवल पे कितना, वो जो है एनसीईआरटी जो है आपकी बुनियादी बातों को ठीक करता है। और ये जो हम प्रक्रिया आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ये हम आसपास तो देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, ये साधारण प्रोग्राम, एडवांस प्रोग्राम नहीं है ये, बिल्कुल फाउंडेशन प्रोग्राम है। अब आपको आज क्या करना है, स्कूल पाठ्यक्रम के बारे में और उसके जो डिफरेंट आयाम है उसके बारे में आपको एक जानकारी रखनी है। क्योंकि स्कूल पाठ्यक्रम से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। जी। तो मुख्य धारा है स्कूल स्कूल पाठ्यक्रम की, उसके थोड़ा आयाम देख लेना उसमें। और नहीं है ना, देखो अगर आप बोलोगे कि स्कूल पाठ्यक्रम का हम आयाम पढ़ लें और नहीं आया एग्जाम में, तब तब उधर क्या हो सकता है। तो नहीं आया, कुछ नहीं। मेहनत खराब हो जाएगी ना। नहीं सर, मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी। हाँ फिर बिल्कुल वो नहीं कहीं जाए। ना कहीं उससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल कुछ ना कुछ तो हम आएगा ही फिर। यस। किसी किसी क्वेश्चन में टिप देंगे सर। आंसर में हमेशा बन सकता है ना। आप इसको भी बता सकते हैं कि स्कूल मुख्य धारा, और ये बातें आपकी सुपरफिशियल नहीं रहेंगी, फिर आप बता सकते हैं। हम इसको, जैसे किसी का भी लिखना है कि हमें इसको स्कूल की जो मुख्य धारा पाठ्यक्रम है, जैसे कि विषय वस्तुएं, टीचर ट्रेनिंग, है ना, उसको और खोल सकते हैं आप। और फिर आपकी बातों में जो गहराई आएगी, गहराई तो इसी से आएगी ना कि मुख्य धारा के बाद उसके आगे के भी आयाम बता दो आप, है ना। जी सर। एसडीएमए को सम्मिलित करना चाहिए, एसडीएमए को इसका एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। तो इस तरह से जब बातें करोगे ना आप, तो प्रैक्टिकल बातें स्टार्ट हो जाएंगी इसमें। तो अब आप, कोर्ट इज इन योर बॉल, सॉरी बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आप लोग को इसको थोड़ा सा डायमेंशंस तैयार करके रखना, और इसमें एक अच्छा सा आंसर प्रयास करो। और हम लोग फिर नए तरीके से फिर से जुड़ेंगे।